हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में देखें तो बैंकों का विकास कैसे हुआ। तो बैंकों का विकास समझने के लिए हमें पुरानी परंपरा में जाना पड़ेगा, पहले के ज़माने में जाना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों से पहले भी हमारे देश में बैंकिंग का क्षेत्र डेवलप था। वो चाहे साहूकार के क्षेत्र के ले लीजिए, चाहे गिरोह रखने वाले रख लीजिए, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे या ज़मींदार होते थे, वो अपने से गरीब लोगों को या अपने से नीचे लोगों को ज़रूरत पर या उनकी आवश्यकताओं के लिए पैसा देते थे। और वो जो पैसा देते थे वो जो वापस लेते थे रिटर्न में, तो उसमें से कुछ अमाउंट बढ़ा के लेते थे। वो उसका होता था अमाउंट का इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी बैंक की शाखाओं को विकसित किया। 1934 के अधिनियम हिल्टन यंग कमीशन आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आरबीआई की स्थापना होने के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। करते हैं सबसे पहले भारतीय वित्तीय व्यवस्था की। भारतीय वित्तीय व्यवस्था जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? एक हो गया भारतीय मुद्रा बाजार और एक हो गया भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार के भी 3 पार्ट में डिवाइडेशन है। कौन कौन से? एक हो गया संगठित और असंगठित क्षेत्र, एक हो गया बैंकिंग क्षेत्र, एक हो गया मुद्रा बाजार का भी उपबाजार, मुद्रा बाजार का उपबाजार। तो मेन टॉपिक जो है हमारा वो है असंगठित और संगठित क्षेत्र पूछा जाता है क्वेश्चनों में, और पूछा जाता है 14 बैंकों रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर टाइप के। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे कि जो संगठित क्षेत्र होता है, संगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जिस पर पूरा कमांड हो सरकार का। तो संगठित क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? तो एक तो आरबीआई आ जाएगा, और आरबीआई जो बैंक चलाती है, चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो, चाहे वित्तीय संस्थाएं हों, ये क्या है, ये सब क्या है, संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। फिर आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें कैसे जानेंगे? आरबीआई करती क्या है? आरबीआई करती है करेंसी का निर्गमन, करेंसी छापती है, करेंसी के ऊपर फ्लक्चुएशन करती है, कैसे उसको चलाना है। फिर बैंकों का बैंक कहलाती है आरबीआई। बैंकों का बैंक का मतलब ये है कि बैंक जो कार्य करते हैं उनमें सहायता और उन पर नियंत्रण दोनों ही क्या करती है, आरबीआई करती है। फिर साख नियंत्रण बताया ही हमने कि बैंक जो आरबीआई है वो किसी से लेन देन डायरेक्टली नहीं करती है। वो बैंक के माध्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो या निजी क्षेत्र के बैंक हो, वो बैंकिंग वहाँ से करवाती है, उसके बाद उन पर नियंत्रण स्वयं रखती है आरबीआई। फिर क्या लिखा है, विकास संबंधी का। फिर हम देखेंगे संगठित क्षेत्र समझ में आ गया। फिर देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? देसी बैंक, साहूकार वाले बैंक, या महाजन वाले बैंक, या जमींदार वाले बैंक। ऐसे बैंक जिनमें क्या डायरेक्ट लेन देन रहता है, किसका, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी लालच में, किसी रेट ऑफ अमाउंट के रेट में। फिर बात करेंगे हम लोग भारतीय पूंजी बाजार का। भारतीय पूंजी बाजार को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो गिल्ड एंड बाजार के रूप में विभाजित किया गया है। फिर सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। आपने देखा होगा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हुआ करता है। आदमी पोस्ट करा देता है, अपनी पैसा ले जा करके बैंक में जमा कर देता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उनसे एक परिपत्र प्राप्त कर लेता है जिसको वो अपने समय में आने पर वो उसको तुड़वा करके एक अच्छा खासा रुपया प्राप्त करता है इंटरेस्ट के रूप में। फिर क्या है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार भी इसी का एक भाग है भारतीय पूंजी बाजार का। फिर जो बात कर लें, जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपरों में, वो आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो हुआ 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वे सभी बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक थी, उनको बैंकों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। उनको सरकारी क्षेत्र के बैंकों रूप में कितने, 50 करोड़ के रूप में। फिर 1980 आया। 1980 में क्या हुआ, 6 बैंकों का रजिस्ट्रेशन और हुआ, लेकिन यहाँ पे अमाउंट 50 करोड़ था, लेकिन अब इसका अमाउंट बढ़ा करके कर दिया गया 200 करोड़। कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ से अधिक जिनकी भी जमा राशि थी उनको क्या कर दिया गया, 15 अप्रैल 1980 को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया उनका। इसी तरीके से इसे के अगले क्रम में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंकों का विकास किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, आखिर देश आज़ाद होने के बाद क्यों इतनी जल्दी से हुआ। तो कारण यह था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व
बैंकों का जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उससे पूर्व 80% जो है पैसा था लगभग वो किसमें था, निजी बैंकों के पास था। और जो ये निजी बैंक थे, आप जानते हैं जो निजी बैंक होगा तो वो अपने स्वामित्व के लिए कार्य करेगा, अपने फायदे के लिए कार्य करेगा, देश की आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए कभी कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण ये कोई योगदान नहीं देता था और भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही थी। उसके बाद 1947 से 1955 के बीच, 1947 के और 1955 के बीच लगभग 300 छोटे बड़े बैंक बंद हो गए। जब बंद होंगे तो उसमें जो पैसा जिसका जमा होगा वो पैसा डूब जाएगा। जब डूबेगा तो लोगों में क्या होगा, एक भ्रम फैलेगा कि बैंक क्या है, पैसा लेके डूब जाती हैं। इसके कारण भी जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुनिश्चित करना जरूरी हो गया। फिर क्या था, भारत में समावेशन बढ़ाने के लिए, अब क्या, भारत आज़ाद हुआ है, भारत को क्या है, वित्त की जो है समस्या है, वित्तीय समाधान करना है, तो क्या करेगा, भारत में समावेशन के बढ़ाने के लिए लोग आए यहाँ पे इनबिल्ड करें अपने आप को, और ग्रामीणों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु, अगर ग्रामीण को जोड़ेंगे तो क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि उस समय जब हमारा देश था तो लगभग 70% हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र से ही आता था और उसको जोड़ना ही सबसे बड़ा कार्य था बैंकिंग क्षेत्र में। इसी कारण मानते हुए आगे चलते हुए 1950 से पूर्व मुख्य निजी क्षेत्र का प्रधान प्रभाव रहा, मतलब 1950 से जो निजी क्षेत्र था उसका प्रभाव बना रहा और उसके बाद ही राष्ट्रीय बैंकों का प्रभाव सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। अर्थव्यवस्था जब बिगड़ी तो कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना सुनिश्चित किया गया। किसके द्वारा, यूरोपीय सरकार के द्वारा। उन्होंने वहाँ से शुरुआत की कि कैसे जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इसमें सुधार लाया जा सकता है। फिर क्या हुआ, नरसिम्हन समिति और पीजे नायक समिति। नरसिम्हन समिति और पीजे नायक समिति ने विलय की अनुशंसा की कि यह जो बैंक, छोटे छोटे बैंक हैं, इनको आपस में मर्ज कर दीजिए, जिससे अच्छा बैंक और बड़ा बैंक बन सके। इसके बाद क्या हुआ, अब तक, जिसके बाद जब ये अनुशंसा उन्होंने की, उसके बाद क्या हुआ, अब तक 50 बैंकों का विलय हो चुका है। अब तक 50 बैंकों का विलय हो चुका है और न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में जो विलय हुआ, ये पहला ऐसा कार्य हुआ जो दो बड़े बैंकों का विलय आपस में हुआ। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसमें मिल गई, बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला विलय था। फिर इसके बाद एक और विलय देखने को मिला, अभी एक करंट का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2017 में भारतीय महिला बैंक भी खुला था, जब 21 बैंक हो गए थे, और भारतीय महिला बैंक और 5 अन्य बैंक जो थे उनको जो है मर्ज कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब मर्ज किए गए तो ये वर्ल्ड के टॉप 50 में आ गया। वर्ल्ड के टॉप 50 में ये बैंक को इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि 1969 से पूर्व 8000 शाखाएं थी भारत में, 8000 शाखाएं थी, जो 1994 जो एक दौर था उदारीकरण का, उसमें आते आते 60,000 के समथिंग बैंक हो गई थी शाखाएं। फिर 2014 में ये शाखाएं बढ़ करके कितनी हो गई, 1,15,000 के अराउंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई है, आपको मालूम ही है। इसका जो घोषणा हुई वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, और फिर उसको जो चालू किया गया था, वो जो क्रियान्वित की गई थी वो थी 28 अगस्त 2014। अगर पेपर में पूछा जाए कि क्रियान्वयन कब हुआ था तो बताएंगे आप 28 अगस्त 2014 को। फिर 2018 तक क्या हुआ, 31 करोड़ बैंक से लोग खाते खुलवा चुके थे इसी योजना के तहत। 31 करोड़ लोग कहाँ कब तक, 2018 तक। फिर आएंगे 1994 जब उदारीकरण की बात कही गई, उदारीकरण की बात लाई गई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें विदेशी बैंकों को भी आने का मौका दिया गया या निजी बैंकों को भी आने का मौका दिया गया। तो ICICI जो बैंक है, ये पहला बैंक है 1994 में जो निजी बैंक बना भारत में खोलने वाला। फिर यहीं पे हम अभी अपनी बात समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा RBI के बारे में जो हमने पढ़ाया उसके बारे में समझते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो RBI की जो स्थापना हुई है, पहली बात तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर हुई है। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर हुई है। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर 1934 अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 1 अप्रैल 1934 का अधिनियम था, अधिनियम पूछे 1934 का, और जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को हुई है। फिर देश आज़ाद होने के बाद 1947 के देश आज़ाद होने के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ।
फिर ये हो गई बात किसकी, आरबीआई की। आरबीआई की बात कर लेंगे जो बैंकों के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 14 बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, 14 बड़े बैंक, 14 बैंक का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969। इसकी जमा राशि कितनी होनी चाहिए थी, 50 करोड़। कितनी, 50 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे दोबारा से 1980 में, अप्रैल 1980 अप्रैल में क्या किया गया, बाकी 6 बड़े बैंक को का रजिस्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें जमा कितना होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था 200 करोड़। कितना, 200 करोड़। 200 करोड़ जिनकी जमा राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1980 में। फिर क्या होता है, आपको जो पीजे समिति जो आई उसने क्या अनुशंसा की, उसने कहा कि बैंकों का विलय करके भी देखना चाहिए। तो बैंकों का विलय भी किया गया, जिसमें आपका देना बैंक, विजया बैंक को किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक को पंजाब बैंक में विलय किया गया, महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, 5 अन्य बैंकों को एसबीआई में विलय किया गया, जिससे क्या हुआ, टॉप 50 में क्या हुआ, एसबीआई को इंक्लूड कर लिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।